हेलो, स्वागत है आप सबका फिर से ब्रेनियक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट रिवीजन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चल रहा है क्लास 11th चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बेसिक में नहीं जा रहे हैं, वो सब आप पढ़ चुके हो। जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब आप पढ़ चुके हो। समझ में आया? तो हम सीधे शुरुआत जो हम करेंगे वो हम ग्राफ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, पर एक बार फिर भी मैं एक बार चीज़ें लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। हमने पढ़ा था जो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी, क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होती है। ओके, इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, किसकी? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही है, तो हमें v इज इक्वल टू मिलेगा d अपॉन टी और a इज इक्वल टू मिलेगा v अपॉन टी, या फिर हम इसे चेंज भी लिख सकते हैं, डेल्टा। डेल्टा किसको दर्शा रहा है? चेंज को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। इसके बाद आती है इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू में फ़र्क इतना है कि एवरेज में तो हम टोटल निकाल देते हैं। जैसे मान के चलो हम A से B पॉइंट तक पहुंच रहे हैं और यहाँ पे हम S डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं और टाइम लग रहा है हमें T, और T हो सकता है हमारा 10 सेकेंड हो, सपोज करो। तो जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना चले, हमने कहा S। टोटल टाइम कितना लगा, हमने कहा 10 सेकेंड। तो हम S को डिवाइड कर देंगे 10 से। ये तो हमारा मिलता है एवरेज, ये तो मिलेगा हमें एवरेज। देखो मान के चलो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से A से B तक गए, हमने कहा ये कितना था, हमने कहा 20 मीटर था। कितना था? 20 मीटर। और 20 मीटर पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो हमने कहा कि तुम्हारी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड क्या रही होगी, या एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी क्या रही होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 20 मीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? 10 सेकेंड। सही है, तो इससे जो हमने निकाल लिया अपनी स्पीड, वो वेलोसिटी जो हमें मिली वो मिली 2 मीटर पर सेकेंड। यही तो मिली, 20 को 10 से डिवाइड कर दिया। ये करने के बाद अगर हम ये कहें कि क्या हमने हर सेकंड में 2 मीटर चला, क्या ये सही होगा? हो सकता है हमने चेंज करके स्पीड चली हो अपनी, हो सकता है पहले सेकंड में हम 1 ही मीटर चले हों, उसके अगले सेकंड में हम 3 मीटर चल गए। समझ रहे हो? ज़रूरी थोड़ी हम एक ही लेवल पे स्पीड चलते रहते हैं, उतनी स्पीड से चलेंगे, हमारी स्पीड वेरी करती है। तो अगर कोई बोले कि ये बताओ कि अपने जर्नी के दौरान आप थर्ड सेकंड में कितना स्पीड थी आपकी, फ़र्क समझना। 10 सेकंड में पूरा चला, 3 सेकंड में भी कुछ चला होगा, लेकिन वो 3 सेकंड का भी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है थर्ड सेकंड में, यानी तीसरे सेकंड में कितना चले। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ रहा है। समझ में आया? तो इसको निकालने के भी तरीके हम देखते हैं। तो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ऐसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कौन बताता है? जब आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, कार में जा रहे हो या बाइक पर जा रहे हो, तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू या एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। क्योंकि जैसे ही आप रेस देना शुरू करोगे वो तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे ही घटाओगे तुरंत घट जाएगा। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं आपकी ग्राफ्स। क्या आते हैं? ग्राफ। इसको निकालने के लिए हम कैलकुलस मेथड का यूज़ करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी।
समझ में आया? इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए बस वही है, टाइम को बिल्कुल नैरो कर देते हैं, या फिर आपको ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से हम निकाल लेते हैं कि इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करिए, उसको निकाल दो, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। तो पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन टाइम्स ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ्स। तो देखो, ग्राफ के बारे में मैं तुम्हें एक बहुत ही मेन चीज़ बताता हूँ। बच्चों को जल्दी से ग्राफ समझ में आते नहीं है, जबकि ये बहुत इजी सी चीज़ है। जिसको समझ में आ रहे हैं उसका तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहे हैं कि ग्राफ से कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उनको मैं बताऊँगा एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक। मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनना कि कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले ये समझो ग्राफ है क्या। तो ग्राफ हमारा होता है जो कि दो अलग अलग क्वांटिटी के बीच में या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के बीच में हमें रिलेशन बना के दे। सही है? तो ग्राफ से आप चीज़ों को एक साथ समझ सकते हैं। दो एक्सिस तो होती हैं, दो के साथ तीन भी हो सकती हैं, तो तीन एक्सिस पे ग्राफ चल सकता है हमारा, या दो या तीन क्वांटिटी के साथ एक साथ रिलेट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है हम इन फिज़िक्स में यूज़ करें, तो ग्राफ अलग अलग जगह पे देख सकते हो। जैसे किसी वो कंपनी है, साल दर साल उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उस पर भी हम ग्राफ खींच सकते हैं। महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है समय के साथ, उसका हम ग्राफ खींच सकते हैं। समझ में आया? तो ग्राफ अलग अलग लेवल पे खींचा जा सकता है। बेसिकली ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हमें बना के देता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरह से हो रहा है उस पर हम यहाँ ग्राफ खींच रहे हैं। इसी को हमने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी टाइम के साथ कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। तो सपोज़ करो ये बॉडी ए से चलना शुरू करती है और टाइम के साथ बी पर पहुंच जाती है, टी टाइम के तहत। यहाँ से यहाँ तक जाने में तेरे को कितना समय लगा? हमने कहा टी टाइम। अब ये टी टाइम 10 सेकंड हो सकता है, 12 सेकंड हो सकते हैं, 5 सेकंड हो सकते हैं। अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग जगह हो सकती है। तो हमने कहा इसका ग्राफ खींचते हैं। तो अगर ये पहला इसमें ग्राफ जो आता है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, इधर हमने कहा ये क्या है? टाइम, किसमें? सेकंड में। और इधर ये हमारा है पोजीशन, ये क्या है? पोजीशन, किसमें? मीटर में, ठीक है। तो इसको हम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। जब टाइम ज़ीरो था तो पोजीशन भी ज़ीरो थी। इसके बाद हमारा ये 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये तो टाइम चल रहा है। ओके, ये है हमारा ग्राफ। अब पहला जो ग्राफ है ये हमने इसमें स्ट्रेट लाइन खींच दिया, बिल्कुल इस तरह से। कैसे खींचा? स्ट्रेट लाइन। तुमने कहा हमारा मोशन कैसा होगा, तो इसको देखें कैसे। तुमने देखा कि जब हमारा टाइम 1 सेकेंड था, कितना सेकेंड था? 1। तो हमने इसको यहाँ से ऊपर खींचा और यहाँ इस पॉइंट पर देखा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हमने कहा 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सही है। जब हमारा टाइम 2 सेकेंड था तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर हुआ। फिर तीसरे सेकंड में कितना हुआ? 3 सेकंड, 3 मीटर, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसकी वैल्यू देता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हमें हमारे पास D है और T है, D है और तो D और T से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। तो हमने देखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू होती है D/T। अब यहाँ शॉर्ट ट्रिक सुनो।
अगर कोई भी क्वांटिटी इस तरह से रिलेट कर रही है कि ग्राफ पे दी हुई वैल्यू डिवाइड कर रही है एक दूसरे को, उस कंडीशन में वो जो लाइन आपको ग्राफ पे खींच के दी है उसका एंगल निकालो, और वो एंगल ही आपको उस वैल्यू बॉडी की वैल्यू देगा, उस क्वांटिटी की वैल्यू देगा। कैसे? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ टाइम। यानी अगर इस लाइन का मैं थीटा निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? थीटा एंगल, तो वो थीटा एंगल मुझे किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी की। सही है? क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो जब भी आपको कोई क्वांटिटी ग्राफ में इस तरह से मिले कि वो एक दूसरे से रिलेट कर रही है, किस में? डिवाइड वाले रिलेशन में, डिवीज़न वाले रिलेशन में, तो हमें उसके नीचे का क्या निकाल लेना है? एरिया निकाल लेना है। क्या निकालना है? एरिया, ओ सॉरी एंगल निकालना। उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ मैं, दिमाग ख़राब हो चुका है। ठीक है, एंगल निकालना है। और एंगल कैसे निकालते? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो यहाँ थीटा में किसकी वैल्यू दे रहा है? जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा वेलोसिटी। तो अगर मैं कहूँ ये गाड़ी हमारी ए है और ये हमारी बी है और ये हमारी सी है, तो इनमें सबसे फास्ट स्पीड किसकी होगी? दोबारा से देख लो, सी की होगी, क्योंकि थीटा किसके लिए ज़्यादा है? सी के लिए। अरे यहाँ देखो, ये 7 मीटर पहुँच गया कितने टाइम में? 4 सेकंड में। और ये 7 मीटर पहुँच रहा कितने टाइम में? तो बताओ कौन फास्ट चल रहा? सही है, सी चल रहा है। इस तरह से ग्राफ पढ़े जाते हैं, इस तरह से देखे जाते हैं ग्राफ। और ये 4 सेकंड से भी कम, 4 मीटर से भी कम पहुँचा है 9 सेकंड में। ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है। तो थीटा जिसके लिए ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा। अब इस तरह के इसमें हम वेलोसिटी निकालें, तो जब हम v1 निकाला हमने, तो देखो पहले 1 सेकंड में कितना चला? 1 मीटर। तो 1/1 कितना हुआ? 1 मीटर पर। v2 निकाला, 2 मीटर चला कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। 2/2 कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकंड। v3 निकाला, 3 मीटर 3 सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड। तो हमें वेलोसिटी v1, v2, v3 कहीं चेंज हो रही है क्या? कैसी मिल रही है? एक ही मिल रही है। तो इसका मतलब कैसा मोशन नहीं है? जब ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट हो किससे? स्ट्रेट लाइन से। कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। ये चीज़ याद रखना, स्ट्रेट लाइन बन रही है अगर, तो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट मोशन, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकता है। बोल ले, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये था फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले ग्राफ की। तो इसमें हमारा ये टाइम है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन। इस तरह से। सही है। अब इसमें बताओ कि क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है। सही है। तो देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन बॉडी हमेशा कहाँ पे है? 5 मीटर पर। तो क्या पोजीशन चेंज करी बॉडी ने? पहले सेकंड में भी 5 मीटर पे थी, दूसरे में भी 5 पे, तीसरे में भी 5 पे। तो इसका मतलब बॉडी हमारी कैसी है? तो बॉडी जो है वो हमारी कैसी है? इज इन रेस्ट। सही है।
it does not change its position with time, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, थीटा एंगल देखो कितना है यहाँ पे, थीटा एंगल कितना है यहाँ 0। अबे यहाँ अच्छा ये बताओ अभी कितना थीटा एंगल 0, अब कितना हुआ 45 अब हुआ ना 90। ये भी कैसा है 0 है ना, जब यहाँ आएगा जब ये तो कुछ बढ़ेगा, तो थीटा 0 तो वेलोसिटी भी क्लियर है। अभी तो मैं बताया तो सिंपल, सही है। तो ये तुम्हारा दूसरा। ठीक, इसके बाद अलग तरह से एक ग्राफ बना देते हैं जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन अगर इसी में खींच दूँ, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो इसमें देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन सॉरी पोजीशन बढ़ रही है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, सही है। ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा जिसमें टाइम जो है वो वहीं रुका हुआ हो लेकिन पोजीशन चेंज हो रही हो बॉडी की, ऐसा नहीं हो सकता, टाइम स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन था। अब अगर हमारे ग्राफ में कहीं भी कर्व आ जाता है, क्या आ जाता है कर्व, तीसरे पॉइंट पर हम देखते हैं। देखो ये अगर इस तरह का कर्व आ जाए, सही है, तो ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यानी अगर हम यहाँ टाइम के हिसाब से देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखने में पता चलता है कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ी और यहाँ पे जाके फिर जो बढ़ाव है जो उसका बढ़ना है वो कम हो जाता है। इस पॉइंट पे बॉडी कैसे हो जाती है, स्लो डाउन होती है और फिर यहाँ से फिर से तेज़ी से बढ़ती है। तो इसमें मोशन हमारा कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये तुम्हारे किसके थे, पोजीशन टाइम ग्राफ के मोशन थे। समझ में आया। अब आ जाते हैं हम वेलोसिटी वाले मोशन पे। दिस इज़ द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे क्या आते हैं वेलोसिटी टाइम। तो इसमें बस ये पोजीशन वाला ये हटा के इसमें क्या लग जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और ये मीटर की जगह क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अभी करते हैं उसका भी। देखो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी बन गया और ये हो गया टाइम। तो अब टाइम के साथ ये जो चेंज हो रहा है किस में हो रहा है, वेलोसिटी में। पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, किस में हो रहा है। यानी जब टाइम 1 सेकंड था तो हमारी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, सही है। और जब टाइम 2 सेकंड हुआ, ये हम ए वाली ग्राफ की बात कर रहे हैं जो बीच में आ रहा है, जब टाइम 2 था तब हमारी 2 मीटर पर सेकंड हुई, 3 था तो 3 मीटर पर सेकंड हुई। तो वेलोसिटी और टाइम से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देखो v और t से हम a भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें,
अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही है। वही जो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी का रिलेशन था, वही a इज इक्वल टू वी अपॉन टी का रिलेशन है। तो रिलेशन कैसा है? डिवाइड वाला। कैसा है? डिवाइड वाला। तो यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है, ये किसकी वैल्यू को देगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू। जिसके लिए थीटा ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, ये चीज़ याद रखो। दूसरा, यहाँ पर अगर हम a1 निकालें, इसके लिए ये a ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो a1 निकालेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a2 है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a3 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमारे जो मोशन है ये कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा है? मोशन, यानी हमारा मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन कैसा हमारा? यूनिफॉर्म। और इसी तरह के मोशन के लिए हमारी इक्वेशन बनाई गई हैं। हाँ, व्हेन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, तो इस मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो इस मोशन के लिए होती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, सही है। इससे पीछे वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं था, वहाँ तक हमारा सिंपल फार्मूला लागू होता है। कौन सा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसकी हम बात करें तो देखो, v और t सिर्फ a नहीं देते, v और t डिस्प्लेसमेंट भी देते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जहाँ रिलेशन मल्टीप्लाई वाला आ जाए, जहाँ रिलेशन कैसा आ जाए, वहाँ इस ग्राफ के नीचे का हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देखो, डिवाइड आए तो थीटा निकालेंगे, डिवीजन आया तो क्या निकालेंगे? थीटा। डिवाइड आएगा तो एंगल निकालेंगे, और अगर मल्टीप्लाई आए तो एरिया निकालेंगे। अभी एरिया किसके लिए? जैसे इसने कहा 3 सेकंड में बॉडी कितना चली, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हम 3 सेकंड में इस यहाँ तक है ना 3 सेकंड, ये है ना 3 सेकंड, इसके नीचे का ये वाला एरिया निकाल देंगे, यहाँ से लेके ये वाला, ये एरिया कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे? ये साइड कितनी है? 3, ये साइड कितनी है? 3, ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। समझ में आया? 4.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5। कैसे? बेस इंटू हाइट हाफ, यही होता है ट्रायंगल। 3 इंटू 3 9, 9 का हाफ 4.5। समझ में आ गया? तो जहाँ मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है वहाँ हम क्या निकालते हैं? एरिया। और ये इसके केस में नहीं, किसी भी ग्राफ के केस में है। हाँ, और इसके केस में क्या निकालेंगे? जहाँ डिवीज़न का एंगल है, डिवीज़न का रिलेशन है, एंगल थीटा। समझ में आया? कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, ये चीज़ उसमें सब में अप्लाई होती है। समझ में आ गया? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था। अब इस वाले ग्राफ को देखो ज़रा, इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है। हाँ, इधर ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है? थीटा 0 है, तो इसका मतलब क्या है? 0 है। तो बॉडी कैसी हो गई? रेस्ट में नहीं है बॉडी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बॉडी वेलोसिटी चेंज, अबे एक्सेलरेशन ही तो 0 है, तो बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, क्योंकि यहाँ कोई a नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई a नहीं है। इसके बाद आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन था, तो अगर इस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह का करवा जाए, तो यानी कि अब ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये कैसा हो गया? एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? समझ में आए? ये सारे ग्राफ समझ में आ गए? एरिया निकालोगे
कौन से कर्व के नीचे का? वेलोसिटी टाइम वाले कर्व के नीचे का है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के वाले के नीचे का कुछ नहीं दे रहा तुम्हें, सही है। डी इंटू टी क्या होता है? कुछ भी नहीं। कुछ होता है डी इंटू टी? डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम क्या होता है? कौन कह रहा है? सही है। डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कुछ मिलता है तुम्हें? नहीं मिलता, सही है। तो अगर कुछ दे रहा होता वो तो निकाल लो डी इंटू टी, तो एरिया निकाल लो, कुछ मिलेगा। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v इंटू टी तो दे देता है डी की वैल्यू, तो हम इसलिए इस ग्राफ के नीचे का क्या निकालते हैं? एरिया। क्लियर है? तो ये थे तुम्हारे ग्राफ्स। पंद्रह मिनट और बचे तो एक काम कर लेते हैं, इसी से मैं तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। समझ में आया? तो देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, यही तो चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और ये सारी वैल्यू हमें कहाँ से मिलती हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचता हूँ तो मुझे ये सारी वैल्यू नहीं मिलती। डिस्प्लेसमेंट टाइम से मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सेलरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालांकि निकाल लेते हैं, पर एक लेंदी प्रोसेस है, सही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, बट वो एक लेंदी प्रोसेस है, वो इतना सीधा नहीं है। उसमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेंगी, अलग अलग करके कितने टाइम में चेंज हुआ है वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए सीधा, तो उसके लिए हम कौन सा ग्राफ यूज़ करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें वेलोसिटी मिल रही है, इनिशियल भी मिल रही है और फाइनल भी मिल रही है। एक्सेलरेशन उसका मिल रहा है थीटा एंगल निकाल के, और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है नीचे का एरिया निकाल के। तो सब कुछ उससे हमें मिल जाता है, ठीक है। तो देखो हम ये ग्राफ खींचते हैं, दिस इज टाइम, सेकेंड्स, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ टाइम हमारा 0 है। बेटा इधर ध्यान दे लो, शांत हो जाओ। हमने कहा जब हमारा टाइम 0 था तब बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उसको हमने बोला u। क्या बोला? u। तो कहने का मतलब है यहाँ से लेके ये जो हमें मिला, दिस इज u। ऑल राइट, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी। जब हमारा टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू थी, 0 नहीं थी। ओके, यहाँ से हमने गाड़ी को एक्सेलरेट करना शुरू करा और t टाइम तक हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया। तो गाड़ी को जब हमने एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो ये एक्सेलरेट होकर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और कितने टाइम तक किया? हमने कहा t टाइम तक। तो t टाइम के बाद जब एक्सेलरेट हमने इसको किया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुँच गई? हमने कहा v। कितनी पहुँच गई? v। तो ये जो टाइम था यहाँ से लेके ये टाइम था t, कितना था? t सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो मिलेगा ये क्या है? v। अब इसको नाम दे देते हैं, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये पॉइंट है c। ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन एक खींच दूँ और इस पॉइंट को मैं बोलूँ d,
तो बी डी हमें कितना मिलेगा, वी में से ये माइनस यू कर दो तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस यू, यही तो होगा, v माइनस यू ही तो है ये। अच्छा ये t है तो ये भी कितना हो गया, t। अब हम आते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें किसकी वैल्यू देती है, हमने कहा फाइनल वेलोसिटी की। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। और अभी हमने पीछे पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन हमें किससे मिलता है, स्लोप ऑफ ग्राफ से, सही है, दैट इज थीटा। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये थीटा एंगल निकालना है। क्या निकालना है, थीटा। तो मेरा स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो थीटा हमें कहाँ से मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा, v माइनस यू अपॉन बेस कितना है, t, सही है, बीच वाली लाइन, ओके। तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, at, और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी आ गई, बस इतनी सी है। हाँ वही तो उसी की बात कर रहे हैं, वह हार्ड नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है, सही है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा अब निकालते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें क्या देती है बताओ, सेकंड इक्वेशन हमें देती है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने क्या बताया था, कौन देगा इस ग्राफ का, एरिया, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व, ये जो ए बी कर्व है इसके नीचे का पूरा एरिया निकाल लो, सही है। ये जो पूरा एरिया है इसके नीचे का, ए बी के नीचे का हमें पूरा निकालना है। तो हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व gives the value of displacement। तो देखो S इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। निकालो, क्या निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ, तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कितना होता है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, t, और हाइट कितनी है इसकी, v माइनस यू। नहीं आया समझ में, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ b इंटू एच होता है, तो हाफ b कितना है, t है ना, और हाइट कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ओके, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, एक साइड u और एक साइड t, तो कितना हो जाएगा, ut। यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, l इंटू बी, दिस इज l, दिस इज b, l ut, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये में v नहीं चाहिए, सेकंड इक्वेशन में v नहीं होता, तो फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ t, और v की वैल्यू रखो u प्लस at माइनस यू प्लस ut। तो u से u, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आ गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, सही है, आ गई। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो देखो थर्ड इक्वेशन भी सेम इसी की तरह है, बट इसमें से क्या गायब कर देते हैं हम, टाइम। थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं होता, तो इस इक्वेशन को यहाँ से लो और यहाँ से इसमें से t कॉमन निकालो और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख दो इसके अंदर, तो ये खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। s इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है,
यहाँ लिख देता हूँ s इज इक्वल टू हमारे पास है हाफ v माइनस यू टी प्लस यू टी, यही है ना, यही है। यस सर। तो चलो यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं, तो s इज इक्वल टू हमने लिखा हाफ v माइनस यू प्लस यू, और इस पूरे में से हमने क्या निकाल लिया, t बाहर ले लिया, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन टू माइनस यू अपॉन टू प्लस यू इंटू टी। अब ये t की वैल्यू क्या रखें, तो देखो v माइनस u अपॉन a। देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन, तो यहाँ रख देंगे v माइनस यू अपॉन a, क्या लिखें, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। एक यू में से आधा यू गया तो कितना बचेगा, तो s इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v अपॉन टू प्लस यू अपॉन टू, लिख सकते हैं। और ये कितना बचा, v माइनस यू अपॉन ए, इसको क्या लिख सकते हैं एलसीएम लेके, v प्लस यू अपॉन टू v माइनस यू अपॉन ए। ये आ गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 3 इक्वेशन ड्राइव हो जाती हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ये हमारा सारा आज ग्राफ के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलस मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।